हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स गुरु 4D में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि CBSE ने 2021 और 22 सेशन का जो सिलेबस है टर्म 1 और 2 का वो रिलीज किया है और उसमें बहुत साफ साफ बताया गया है कि अब जो क्वेश्चंस आने जा रहे हैं वो टर्म 1 एग्जाम में प्योरली MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो MCQs बेस्ड क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप हर चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो बहुत अच्छे से गेन करें, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप MCQs के व्हाट्स वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये वीडियो, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ MCQs बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स गुरु 4D, तो बच्चों अगर आप CBSE बोर्ड एग्जाम 2021 और 22 की अगर प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स गुरु 4D, तो ये 4D का कॉन्सेप्ट क्या है? जब मैंने अपनी टीचिंग स्टार्ट किया तो उसमें 3D कॉन्सेप्ट मैंने देखा मैथमेटिक्स में, तो 3D कॉन्सेप्ट को मैंने 4D में कन्वर्ट किया। अब वो 4D कॉन्सेप्ट मेरे अकॉर्डिंग क्या है, जो एक सक्सेस मंत्र है स्टूडेंट्स के लिए अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। तो उस 4D में सबसे पहले डिटर्मिनेशन है, फिर डेडिकेशन है, फिर डिसिप्लिन है। तो ये 3D जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ना है और अपने करियर को बनाना है। और उसके साथ साथ जब मैं अपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं एक D की और बात करता हूं। सो 4D है, D फॉर दीपक। तो इसीलिए ये 4D कॉन्सेप्ट जो है मेरे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है उनके फ्यूचर एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग कि which feature of principle of management is highlighted in below statement। अभी आपको एक स्टेटमेंट दिखाई जाएगी, उस स्टेटमेंट में आपको ये ढूंढना है कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कौन सी फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो हमारा फोकस एक टॉपिक पर चला जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हमें अपने आप को रिमाइंड करना पड़ेगा कि हमारे पास फीचर्स के पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे। तो अगर वो फीचर्स के पॉइंट हमें याद होंगे तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे यहाँ पर कि विच फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड। तो वो स्टेटमेंट क्या है जो यहाँ पे दिया हुआ है? स्टेटमेंट है दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। तो बच्चों आपको पता है जब हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी की है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, वो गाइडलाइंस होती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्यूचर में डिसीजंस लेने के लिए। तो मैनेजर जो होते हैं वो टॉप से लो लेवल बॉटम्स पर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए उन्हें सर्टेन फैक्ट स्टेटमेंट्स की और गाइडलाइंस की जरूरत होती है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें मिलती है। तो अब ये स्टेटमेंट जो बता रही है कि दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, ये किस फीचर की ओर इशारा कर रहा है? तो अभी आपके सामने पॉइंट्स आने वाले हैं, तो उन ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो अगर देखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की बात नहीं करता है। उसके बाद है जनरल गाइडलाइंस। यस, तो अभी साफ साफ इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए गाइडलाइंस की जरूरत होती है और वो गाइडलाइंस कोई स्पेसिफिक नहीं होती है किसी सिचुएशन से रिलेटेड। इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो जनरल गाइडलाइंस रहेगा, फ्लेक्सिबल भी नहीं रहेगा और कॉन्टिजेंट भी नहीं रहेगा। तो स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से देखना है और अपनी नॉलेज को पीछे रिमाइंड करना है जो भी हमने टॉपिक को एनालाइज किया है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लिया है। तो आंसर इज ऑप्शन 2। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों।
क्वेश्चन ये है कि विच फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड थ्रू बिलो स्टेटमेंट, कि नीचे दी जाने वाली स्टेटमेंट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कौन सी फीचर को हाईलाइट किया गया। तो देखते हैं कि कौन सी हमारी वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम हर प्रिंसिपल की जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, जो उसके टॉपिक की जो क्लैरिटी है वो लें। तो टॉपिक की क्लैरिटी में ही इनके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस की फॉर्मेशंस आ जाती है। तो जैसे कि स्टेटमेंट क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और वर्क may not be possible in small enterprises to the same extent as that in large enterprises। अब ये स्टेटमेंट अपने आप में ही इशारा कर रही है एक चीज की तरफ कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो गाइडलाइंस होती हैं, और गाइडलाइंस जो होती हैं उन्हें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जा सकता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का एक प्रिंसिपल है जिसको छोटी जो एंटरप्राइजेस होती हैं वो उस एक्सटेंट तक यूज नहीं करती हैं जिस एक्सटेंट तक लार्ज एंटरप्राइजेस में उनको यूज किया जाता है। तो यहाँ बात की गई थी कि विच फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड। तो कौन सा फीचर यहाँ पे डिस्कस है इस स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं। तो हमारे ऑप्शन में सबसे पहले है जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल गाइडलाइंस तो होता ही है, बट इस स्टेटमेंट में गाइडलाइंस की बातें नहीं की गई है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। तो देखेंगे जरा, हाँ स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है। स्टेटमेंट कह रही है कि स्मॉल एंटरप्राइजेस डिवीजन ऑफ वर्क को उतना यूज नहीं करता जितना लार्ज एंटरप्राइजेस। इट मींस क्या है कि जो प्रिंसिपल है हमारे, उन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से। इट मींस वो मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो ये सेकंड ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। तो कॉन्टिजेंट और मेनली बिहेवियरल इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन 2। तो इस तरीके से हम एक एक एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे। जो ये एमसीक्यूज मैंने आपके लिए बनाए हैं ये आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई इज इट सेड दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल। अभी फ्लेक्सिबल वाला अभी एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2, उसी से मिलता जुलता हमने एक थर्ड क्वेश्चन लिया कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसको मॉडिफाई किया जा सके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब इसके ऑप्शंस की बात करते हैं कि क्यों फ्लेक्सिबिलिटी होती है मैनेजरियल प्रिंसिपल्स में। सबसे पहले, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ओके, because they are universally applicable, okay, because they can be modified as per situation, and last option is because they are to be followed absolutely। तो बच्चों, why principles of management are flexible? Because they can be modified as per situation। क्योंकि flexibility का मीनिंग ही क्या है कि भाई according to situation अपने आप को चेंज करना। तो हमारे प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक जनरल गाइडलाइंस है, फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन अपने मुताबिक यूज करती है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना जरा, कि प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक एमबीए, बीबीए ऑल्सो टीच मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मतलब जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स होते हैं उन प्रिंसिपल को एमबीए और बीबीए जैसे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें पढ़ाया जाता है एज पर देयर करिकुलम एट द बिगिनर लेवल्स। तो ये है स्टेटमेंट हमारी, और क्वेश्चन क्या है हमारा, विच सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल हैज बीन हाईलाइटेड हियर। तो इस स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की किस इंपॉर्टेंस के पॉइंट को डिस्कस किया गया है। तो अगर हमें इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स पता होंगे तो डेफिनेटली हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही वाली बात कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, अपनी एनसीईआरटी की बुक को थोरली रिवाइज करना बहुत जरूरी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या रहेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है साइंटिफिक डिसीजन, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट्स रिक्वायरमेंट, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो अगर हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में बातें करें तो ना तो वो साइंटिफिक डिसीजन इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है,
ना फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, और ना ही मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करता है। सो इट मींस ऊपर तीनों ऑप्शंस नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि द राइट ऑप्शन, जो राइट आंसर रहता है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, वो ये है कि मैनेजमेंट principle used as management training, education and research in professional courses like MBA and BBA. So as per the NCERT हमारा आंसर जो रहेगा वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च, जो हमारे इन ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए द आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर बच्चों? चलते हैं हम आगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। Which principle of management is being highlighted by following statement? इस following statement में किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की ओर इशारा किया गया है? अब बच्चों यहाँ पर हमें पता है कि दो मैनेजमेंट फिलोसोफर और थिंकर है जिन्होंने प्रिंसिपल्स डेवलप किए, एक हमारा हेनरी फ्योल और दूसरा हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो उन दोनों में से किसके प्रिंसिपल की ओर इशारा कर रही है? सो स्टेटमेंट है हमारी, इट रिजेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो रिजेंबल करता है, ऐसा कोई प्रिंसिपल हमारा होता है। जैसे कि मिलिट्री में बॉसेस होती है, बॉसेस के नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो बॉस जो होते हैं वो एक सबऑर्डिनेट को क्या करते हैं? ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सो डेफिनेटली अब तुम्हें यहां से क्लू मिल रहा है, तो हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। हमारे ऑप्शन में सबसे पहला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, which is not highlighted through this statement. Discipline, which is not highlighted. Unity of command, yes, unity of command is the right answer. क्यों? क्योंकि unity of command में ही बोला गया है कि one boss will give orders to the subordinate at one point of time. So unity of command is just resemble like military organization. Authority and responsibility वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा। So the right answer is ऑप्शन थर्ड। तो इस तरीके से देखो हमने 5 क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया है, आने वाले 5 क्वेश्चंस की बातें और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, पंचायत। तो पंचायत हमारे गवर्नमेंट का एक हिस्सा होती है जो लो लेवल पर जो सोसाइटी वेलफेयर है उसके लिए काम करती है। तो पंचायत इन आवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर्स टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड्स granted by the government for the welfare of the villagers. So गांव के जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने सीधा फंड जो डायरेक्टली है वो पंचायत को ग्रांट किया, और पंचायत को ऑटोनॉमी दी, पावर दी उसको अपनी मर्जी से यूज करने के लिए। तो अब ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा हाईलाइट हुआ है? ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, व्हिच इज नॉट मेंशन्ड हियर। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, तो यहाँ पे अथॉरिटी की भी बातें की गई हैं। स्पिरिट कॉर्प्स, उसके बारे में बातें नहीं हुई हैं। तो यहाँ हमें 2 ऑप्शन है जिन पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। बट लाइन क्या कहता है कि पंचायत जो है, जो लोअर टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जो विलेजर्स को वेलफेयर के लिए जो फंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उसको स्पेंड करती है, और हमारी गवर्नमेंट उन्हें बहुत पावर्स देती है। इट मींस क्या है कि यहाँ पर डेफिनेटली बात की गई है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की। इट मींस कि पब्लिक वेलफेयर के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पावर्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, और जो पावर्स उनके वेलफेयर के लिए है, डायरेक्टली जो वेलफेयर पंचायत कर पाएगी, वो पावर्स उनको दे दी गई है। तो यहाँ पे बात की गई है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की ओर, तो इसीलिए द आंसर इज ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हेड वन प्लान। बहुत ही एक यूनिक सी स्टेटमेंट है ये हमारी, एक प्रिंसिपल से रिलेटेड। वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान मतलब कि भाई एक तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए एक प्लानिंग की जाएगी और उनको मैनेज और हेड करने के लिए एक हेड होगा। तो वन हेड वन प्लान इज कंसर्न विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फेयोल। फेयोल के किस प्रिंसिपल से ये रिलेटेड है? तो ऑप्शन एक बार देखते हैं हम लोग।
सबसे पहले यूनिटी ऑफ कमांड, दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क, तीसरा फेयर रेम्यूनरेशन एंड चौथा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो वन हेड वन प्लान की जो बात की गई है हेनरी फ्योल ने, वो की है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, जिसमें ये बोला गया है कि सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज को ग्रुप करेंगे टुगेदर, उनके लिए एक प्लान बनाएंगे और उनके लिए एक हेड बनेगा। So that is one head one plan is concerned with the unity of direction. So right answer is option 4. तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, which principle is an extension of harmony not discord। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में हमने बात की थी एफडब्ल्यू टेलर के, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या होता है। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ये डिस्कस करता है कि both managers or workers should realize the importance of each other. They should have a positive attitude towards each other. There should not be the feeling of animosity between managers and the worker. Worker और manager के बीच में कोई नेगेटिव और हार्ड फीलिंग्स नहीं होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। बट उससे आगे बढ़ के बात की जाती है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से आगे बढ़ के एक प्रिंसिपल में बात की जाती है, तो वो प्रिंसिपल कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे ऑप्शंस है स्पिरिट डिकॉप्स, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो यहाँ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उसका एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। तो स्पिरिट डिकॉप्स, इनिशिएटिव और डिसिप्लिन, ये तो फेयोल वाले प्रिंसिपल है, तो तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ से हट जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमें एमसीक्यूज को आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि जो ऑप्शंस यहाँ सूटी नहीं होते हैं वो ऑप्शंस बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे और लास्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 एक केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, जिसमें केस स्टडी दी हुई है। एबीसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज। There is almost equal division of work and responsibility between worker and management. वर्कर और मैनेजर मिलजुल के रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और काम करते हैं, उनके बीच में कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, दोनों एक दूसरे को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। मैनेजमेंट जो है टेक्स वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो हमारा जो मैनेजमेंट टीम है वो वर्कर के सजेशंस को भी लेता है व्हाइल फॉर्मिंग एनी डिसीजन। All the workers are satisfied as the behavior of the management is very good. तो इस बिहेवियर से, मैनेजमेंट के इस बिहेवियर से सारे वर्कर जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आइडेंटिफाई प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस अबव। इस पर्टिकुलर केस में हमारा कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस हुआ है? तो बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर हमने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर किया हुआ है। तो देखो, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें बात की गई है कि भी कोऑपरेशन की फीलिंग होनी चाहिए, कंपटीशन की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन होगा, अगर मैनेजर और वर्कर दोनों मिलके काम करेंगे, उन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के प्रति सेटिस्फाई रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ये भी हो सकता है, इक्विटी नहीं क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात की है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव नहीं हो सकता। सो द लास्ट ऑप्शन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसी में बात की गई है कि वर्कर और मैनेजर दोनों मिलजुल के रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके काम करेंगे और वर्कर अगर कोई सजेशंस देता है तो उन सजेशंस को भी वेलकम किया जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। So the answer is option D. So the question number 10 is, this technique in which the task of supervision is divided into several specialized functions and each function is entrusted to a specialized foreman. बहुत आराम से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं अगर हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कहीं पर भी। देखो, जहां पर भी सुपरवाइजर और फोरमैन के रोल को इंप्रूव करने की बात की गई हो, उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की बात की गई हो, तो वहां एक टेक्निक टेलर ने इजाद की थी जिसमें सुपरवाइजरी को 4 अलग अलग स्पेशलिस्ट फॉरमैन के साथ जोड़ दिया गया, प्लानिंग में और प्रोडक्शन में। तो हमें यहाँ पर वही आइडेंटिफाई करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि which technique of scientific management is being highlighted in the above statement।
तो कौन सी यहाँ पे जो टेक्निक है FW टेलर वाली वो डिस्कस की गई है। तो कहाँ फॉरमैन को इंप्रूव करने के लिए फॉरमैन के स्पेशलाइज्ड फॉरमैन की जो बात की गई है वो की गई है कौन सी टेक्निक में, तो ऑप्शन हमारे पास है स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड फंक्शनल फॉर्मेशन। सो आंसर इज ऑप्शन डी। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी रहेगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज ये 10 MCQs बेस्ड क्वेश्चन किए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी को कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा कि MCQs बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरा हौसला बढ़ाते रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और कंटेंट को शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।